सर आप बार बार मुझे प्रॉपर्टी पे क्यों फोकस कर रहे हो? मेरे बच्चों प्रॉपर्टी जो होता है ना एग्जाम में पूछता है, जी हाँ मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता है, तो इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, जैसे आपको डाउट ना हो कि मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है। ठीक है, फाइंड होगा मतलब प्योर मेटल जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? कैथोड पे मिलने वाला है। ठीक, यही होता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उम्मीद कर हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द न्यू बिगिनर्स। आशा करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए भी हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि आपको देखूँ एक्चुअली में आपकी जो तैयारी चल रही है किस तरीके से चल रही है, किस वे से चल रही है। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये पूरे वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या बात करें सर? हाँ, मैं बेसिक से लेके पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड पूछ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी और नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, तो उस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं जनरली बोर्ड में। तो आप लोग को वो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रहना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट सो बाई मेटल्स। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो मेटल शो नहीं करता? तो यहाँ पर देखते इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है जनरली वायर में होता है, क्योंकि वो मेटल है। ठीक है, क्योंकि वो मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सोनरस प्रॉपर्टी। सोनरस वो था कि जो साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, मेटल को अगर हम लोग किसी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो क्या सोनरस प्रॉपर्टी शो करता है? यस, सोनरस प्रॉपर्टी शो करता है। डलनेस क्या प्रॉपर्टी शो करता है मेटल? जल्दी से बताओ। नहीं सर, मैंने तो पढ़ा था कि जो मेटल होता है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो साइन करता है। क्या करता है? मेटल्स जो होता है साइन करता है, लेकिन यहाँ पर डलनेस दिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। डक्टिलिटी में क्या होता था? जल्दी से बताओ। डक्टिलिटी में ये होता था मेरे बच्चों, जो मेटल्स होते थे उसे किस में कन्वर्ट करते थे? कन्वर्टेड इनटू वायर में हम लोग कन्वर्ट करते थे डक्टिलिटी में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज थे, मेलेबिलिटी था। मेलेबिलिटी में क्या करते थे हम लोग, जो मेटल्स होते थे उसको पीट के एक पतली सीट बनाते थे, तो वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी था। और 2-3 होंगे मेरे बच्चों, आप बताना उसे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, शाइनिंग सरफेस होता है मेटल्स। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, अब इसको नोट करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है मेरे बच्चों, सर आप बार बार मुझे प्रॉपर्टी पे क्यों फोकस कर रहे हो? मेरे बच्चों प्रॉपर्टी जो होता है ना एग्जाम में पूछता है, जी हाँ मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता है, तो इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, जैसे आपको डाउट ना हो कि मैंने प्रॉपर्टीज पढ़े नहीं है। ठीक है, चलो बताओ मुझे, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉ, यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। क्या बोलते हैं हमें उसे? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों कि क्या बोलते हैं अगर हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। सर आपने बताया था जब हम मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी का नाम देते हैं। तो मतलब ठीक है बेटा, हम लोग तो ये रिवाइज कर लिए कि जब हम लोग मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। बट अगर मैं पूछूं कि मेलेबिलिटी क्या होती है तो क्या आप बता सकते हो? क्या आपने रिवाइज किया है? हाँ जी सर रिवाइज किया है, मैं बता सकता हूँ। मैं बोला बताओ। तो मेलेबिलिटी ये होता है मेरे बच्चों, अगर हम मेटल्स को किसी भी थीन सीट या पतली जो सीट होती है उसमें बना दें,
उसमें कन्वर्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड मिलिबिलिटी। हम लोग पीट पीट के बनाते हैं ना पतली सीड, तो उसको हम लोग मिलिबिलिटी बोलते हैं। ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है। आप क्या कांच को, आप जो कांच होता है उसको पीट के क्या पतली सीट बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम उसको पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी को प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग सोनरस की। सोनरस एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी, आप अगर मंदिर में गए होंगे, ठीक है, तो आप अगर जो वो घंटा लगा होता है उसको बजाए होंगे तो किस साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है? मेटल आपस में टकराते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड सोनरस साउंड, और उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अगर पूछूं कि ये कंडक्टिविटी होता क्या है, तो क्या आप बता सकते हो? हाँ सर, कैसे नहीं बता सकते सर। उसी के जो कॉपर्स के वायर होते हैं वो भी तो एक मेटल है, तो कॉपर की वायर की हेल्प से हमारे घर में करंट आते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों क्या करता है, मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा डक्टिलिटी होगा, ठीक। इसे नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरे बच्चों, ये बच्चा वही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही बच्चा कर सकता है जो एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से रीड किया हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैंने ये सही बोला हूँ मेरे भाई। ये एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये कर पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? ऐसा कौन सा इनमें से मेटल है जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से दोनों से रिएक्ट नहीं कर सकता? जल्दी से बता दो। पहला दिया है सोडियम, दूसरा दिया है कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम और फेरस। जल्दी से बता दो। तो सर मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है, मुझे तो पता है भाई, मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ने भी आशा करता हूँ कि पढ़ा होगा, तो आप लोग को भी पता होगा कि जो सोडियम है और कैल्शियम है ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, या कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर से ये दोनों मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। नॉर्मल वाटर से ये रिएक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से ये क्या कर सकते हैं मेरे बालों को? रिएक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम जो होता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये मेरे बच्चों हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जो मेटल होता है ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाता है। किससे? हॉट वाटर से। और ये जो फेरस है मेरे बच्चों, ना ही ये हॉट वाटर से ना ही ये कोल्ड वाटर से, ये रिएक्ट करता है स्टीम से, ठीक है। ये किससे रिएक्ट करता है? स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है मेरे बालों को। मेरे बच्चों समझ में आया क्या? तो ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से बता दो। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा मेरे बच्चों डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो फेरस है Fe है ये स्टीम से रिएक्ट करता है, ना कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? आप ही सोच के बताओ, क्या आपको ये पता था? जल्दी से कमेंट में बताना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है, क्योंकि यहाँ पर भी आप चकमा खा सकते हो मेरे बच्चों। आपने पढ़ा होगा कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। पढ़ा था कि नहीं? सही बताना, पढ़ा था ना? तो यहाँ पर कुछ सीन होने वाला है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। जनरली क्या होता है, मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड से रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है? मेटल। तो क्या देता है मेरे बच्चों? साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये तो आपको पता था ना? हाँ सर पता था। लेकिन मैं बात करूंगा अगर कि ऐसा कौन सा एसिड है इनमें से जो कि मेटल से रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देता। बताओ जल्दी से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो पक्का कर लेगा। क्या बात कर रहे हो सर? बार बार एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, ये एकदम बेहतरीन लाइन है। बताओ कौन सा ऐसा एसिड है जो कि मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये भी देता है हाइड्रोजन गैस, ये भी देता है, लेकिन HNO3 ऐसा एसिड है
जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता मेटल से रिएक्ट करने पे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरे बच्चों हाइड्रोजन जो HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड इसे बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो है मेरे बच्चों क्या एक्ट करता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे बालों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा होगा कि क्या करता था ये? सामने वाले को क्या करता था? सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराता था और खुद रिड्यूस हो जाता था ना। तो मेरे बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? H2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें कन्वर्ट कर देगा? H2O में। समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन को ये वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा था। दैट्स वाई मेरे बच्चों हाइड्रोजन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता था। किसमें कन्वर्ट कर देता था? वाटर में कन्वर्ट करता था, और खुद रिड्यूस हो जाता था। क्या? खुद रिड्यूस हो जाता था किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन कौन से थे मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो। नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन कौन से थे? NO था, N2O था, और क्या था मेरे बालों को? N2O और NO2 था। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये खास बात थी नाइट्रिक एसिड की, ये खास बात थी नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, तो ये फिर से रिकॉल करो। देखो ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं देता, एक्सेप्ट है मेरे बच्चों मैग्नीज और मैग्नीशियम। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं कि क्यों मैग्नीज और मैग्नीशियम को एक्सेप्शन में डाला गया है, मैं बताता हूं। लेकिन इससे पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होने के कारण ये मेरे बच्चों खुद H2 को H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, H2O में वाटर फॉर्म करेगा और खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद रिड्यूस किसमें हो जाएगा मेरे बच्चों? ये तीन जो गैसेस हैं इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, NO, N2O और NO2 में। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है ये तीन फॉर्म करेंगे। और यहां पर ये क्यों सीन दिया है मेरे बच्चों? NCERT में साफ साफ लिखा है कि जो Mn होता है, Mn और क्या है? Mg जो होता है वेरी डाइल्यूट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वेरी डाइल्यूट में मेरे बच्चों, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में यानी HNO3 में ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए ये दोनों मेटल्स को एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, समझ में आया क्या सर? बहुत बेहतरीन, मजा आ रहा है। आपने ऐसे क्वेश्चन चूज किए हैं सर कि मेरा सारा कॉन्सेप्ट ही हिला दे रहा है। मैं बोला हाँ मेरे बालों को, मैं इसलिए ये क्वेश्चन चूज किया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया हूं कि बोर्ड भी इसी प्रकार का सोचता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया मैंने, पहले प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स के प्रॉपर्टीज बता दिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा है। आपको तो नॉर्मली पता था ना, आपको पता था कि जब मेटल रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? एसिड से, तो 60+ हाइड्रोजन गैस देता था। पता था कि नहीं? इतना बताओ। हाँ सर पता था, लेकिन ये भी पता होना जरूरी है कि एक ऐसा एसिड है जिसे मेटल रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, चाहे वो डाइल्यूट हो, चाहे वो कंसंट्रेट हो। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। एक्सेप्शन क्या है? ये इसमें भी कब दे रहा है? जब वेरी डाइल्यूट है। जब डाइल्यूट है तब Mn और Mg दे रहा है, लेकिन ये कंसंट्रेशन में ऐसी केस नहीं होगा। ठीक है, याद रखना HNO3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। आज तक तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हलवा लगता होगा। अभी इसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चन आता नहीं होगा। कंफ्यूजन पैदा कर दिया हूं मैंने। डाइल्यूट HCl कंसंट्रेशन, डाइल्यूट कंसंट्रेशन HCl HNO3 3:1, कंफ्यूजन पैदा कर दिया हूं मैं। आपको मजबूर कर दिया हूं कि आप NCERT खोल को देखो एक बार कि कौन सा रेशियो कहां था। आपको मैं मजबूर कर दिया हूं। यहां पर ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको ये रेशियो पता ही नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो राइट सॉल्यूशन बनता है एक्वा रेजिया का वो कौन सा सॉल्यूशन होता है। इसको जनरली हम लोग मेरे बच्चों प्यार से इसको रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर मतलब आंसर होगा, जल्दी से बता दो। सर मैंने तो पढ़ा था यार कि जो कंसंट्रेशन HCl होता है और कंसंट्रेशन HNO3 होता है जो कि 3:1 में पाया जाता है, यही होता है एक्वा रेजिया। मैं डाउट क्लियर नहीं करूंगा मेरे बच्चों, मैं डाउट ये नहीं करूंगा कि ये डाइल्यूट। आपको सिंपल याद रखना है, सारे कंसंट्रेशन होंगे, सारे कंसंट्रेटेड होंगे एसिड। इसमें जो एसिड पड़ते हैं मेरे बच्चों, कौन सा एसिड पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड पड़ता है जो कि 3:1 में पड़ता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। क्या आप इससे पहले जानते थे कि एक्वा रेजिया में क्या रेशियो में नाइट्रिक एसिड और क्या रेशियो में HCl पड़ता था, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ता था। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा जनरली 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट सर? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, बोर्ड में जो आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयनिक कंपाउंड, टेल मी फास्ट। जल्दी से बता दो मेरे बालों को, जल्दी से बता दो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज is not generally exhibited by ionic compounds। जल्दी बताओ ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है इनमें, इन चारों ऑप्शन में, जो आयनिक कंपाउंड नहीं शो करता। सर आपने बताया था सोल्युबिलिटी इन वाटर। चलो मैं आयनिक कंपाउंड NaCl का एग्जांपल ले लेता हूं, और लाइट कट चुकी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है मेरे बच्चों, लाइट आ गई है, ठीक। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सोल्युबिलिटी इन वाटर, देखो आप लोग ने NaCl लिया है, कौन सा, ये नमक वाला। हाँ, जब आप वो वाटर में डालते हो, ठीक है, वो सोल्यूबल हो जाता है। हाँ जी सर, हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड की। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। आप कभी लेना, ट्राई करना। आप तो छोटे बच्चे हो सर हम तो छोटे बच्चे हैं, कैसे ट्राई करेंगे? मत ट्राई करना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से खेलना बहुत बुरी बात है। पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, चीज़ों को समझो, फिर बड़ा हो जाना तो एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो आप कभी नमक लोगे तो नमक सॉलिड फॉर्म में लेना, आप उसमें वायर डाल देना दो, ठीक है, ठीक है, उसमें करंट आती रहेगी, वायर डाल देना, देखोगे कि करंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। आयनिक कंपाउंड जो होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास आयंस नहीं होंगे, वो बॉन्ड बनाया रहेगा NaCl का। जब उसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे या उसको पिघला के मोल्टेन स्टेट में करोगे तो वो आयंस में टूट जाएंगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है मेरे बच्चों, ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कंडक्ट होता है वो मोल्टेन स्टेट, या ये जो सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट होता है, ये होता है मोल्टेन स्टेट और लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करता है। किसमें? मोल्टेन स्टेट और लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करता है, ठीक। अब बात करते हैं मेरे बच्चों, क्या बताओ, आयनिक कंपाउंड जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यस सर, हाई होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से अट्रैक्ट होता है, और मेरे बच्चों दैट्स वाई इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैंने क्या बताया कि ये मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कौन? आयनिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। मेरे बालों को समझ में आया क्या? मजा आ रहा है कि नहीं, सही बताना। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्वेश्चन वही उठाया है जहां पे कुछ
ट्विस्ट है। मैंने क्वेश्चन वही उठाया जहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन उठा के मैं दे देता, आपका टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरे वालों को। बहुत बेहतरीन सेशन बनाया हूँ, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, पूरा एंड तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट करो, फिर हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कोरोजन से रिलेटेड है मेरे बच्चों। ये पूछ रहा है कि जो ब्लैक कलर का आर्टिकल है, ठीक है, कोई ब्लैक कलर का थिंग्स होता है, कोई वस्तु होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, सिल्वर आर्टिकल है, सिल्वर होना चाहिए, लेकिन सिल्वर आर्टिकल जो है बिकम ब्लैक, कौन सा कलर का हो गया है, जल्दी से बताओ, ब्लैक कलर का हो गया है ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। लंबे समय तक हमने उसे कहाँ रखा है, हवा में ऐसे खुले मैदान में छोड़ दिया है। तो मेरे बच्चों जो सिल्वर का आर्टिकल था वो ब्लैक कलर का हो गया है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर शो कर रहा है। जल्दी से बता दो सर। आपका कहना क्या चाहते हो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला मेरे भाई सिल्वर कलर का एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हम लोग बहुत लंबे समय तक एयर में रखे हैं, वो ब्लैक कलर का हो गया है। क्यों हुआ है मुझे ये बता दो। कौन से कंपाउंड फॉर्मेशन, कौन सा ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो गया है जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर शो कर रहा है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो मेरे बच्चों सिल्वर सल्फाइड है मेरे बालकों, मेरे बच्चों, ठीक है, ये जो सिल्वर सल्फाइड है इसके कारण मेरे बच्चे जो है ब्लैक कलर का हो गया है। कौन से कलर का हो गया है, ब्लैक कलर का। सर मैं किस कलर में, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं क्यों काला होते जा रहा हूँ। मैं तो सिल्वर नहीं हूँ, तो मैं सल्फर से रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं काला नहीं। मेरे बच्चों मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिल्वर मेटल की बात कर रहा हूँ, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है मेरे बच्चों। देखो मैंने कोरोजन से भी क्वेश्चन बहुत सारे उठाए हैं, पिकअप किए हैं, लेकिन मैं सर आप ये बताओ मुझे कि ये एमसीक्यू करवा रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का करवा नहीं रहे हो। मैं बोला धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ मेरे बच्चों। मैं एमसीक्यू से ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने एनसीईआरटी डीप में पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि देखो सीबीएसई है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, और मैंने वही क्वेश्चन लिया है जहां से क्वेश्चन ट्विस्ट हो, ठीक है। इससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि आपने एनसीईआरटी रिवीजन की है या पढ़ा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ ए थिन लेयर। कौन सा ऐसा लेयर हम लोग चढ़ाते हैं कि मेटल पे, कौन से, आयरन और स्टील के, जो कि रस्टिंग से बचाता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा मेटल है। तो मेरे बच्चों जो ऑप्शन है वो जिंक है। जिंक एक ऐसा मेटल है, ठीक है, जिसको हम लोग हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम रस्टिंग से, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में यही एक मेटल ऐसा है जो हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने में, किससे, रस्ट होने से, किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल नहीं, आयरन और स्टील को, ठीक है। तो ये सब सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। देखो एक एक नंबर जुड़ के आपका मैक्सिमम नंबर बनता है। एक नंबर से बंदा फेल भी हो सकता है, एक नंबर से पास भी हो सकता है, तो एक एक नंबर मिलके बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग को पता था कि जब मेटल ऑक्साइड, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते थे, वो क्या करते थे, ऑक्साइड बनाने के बाद हम लोग कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मतलब लेते थे, जो कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता था और खुद CO2 फॉर्म करता था। आफ्टर रिडक्शन मेथड हम लोग रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते थे, जिससे हमें प्योर मेटल मिलता था। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते क्या पूछ रहा है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल। सही बात बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरली, 3 नंबर के, मतलब पहला पॉइंट आपको ये इसका आंसर देना होगा, फिर इसका आंसर देना होगा, फिर इसका, ठीक है। विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड, मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग एनोड की तरह ट्रीट करते हैं और कैथोड की तरह ट्रीट करते हैं। तो मेरे बच्चों हम लोग को पता है जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर मटेरियल होता है,
impure material taken as anode, इम्प्योर मटेरियल जो होता था हम लोग एनोड की तरह लेते थे। अभी इसको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। और मेरे बच्चों जो प्योर होता था, होता था वो किससे लेते थे? प्योर मटेरियल टेकन एज कैथोड। ठीक, इम्प्योर जो था हम लोग इम्प्योर एनोड को बनाते थे और प्योर मटेरियल जिस बनाते थे कैथोड को बनाते थे। आपको डायग्राम याद होगा तो मैं डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जो मोटी वाली थी ये हमारा एनोड था और ये पतली वाली स्ट्रिप जो थी वो कैथोड था। अगर इसने क्या बोला है, कौन सा लेना है मटेरियल? रिफाइनिंग सिल्वर का लेना है। ठीक, तो मेरे बच्चों हमें पता था कि जब सिल्वर वाला लेते थे तो जो मेटल का हम लोग रिफाइनिंग कर रहे हैं उसी का हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट लेना था। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक साल्ट लेना है, जैसे AgNO3। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक साल्ट है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होता है जो ब्रेक डाउन हो जाए आयंस का। तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? Ag+NO3- में। ठीक है। अब मैं इसको पूरा ब्रीफ में समझाने वाला हूँ मेरे बच्चों। पहले इसको देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो। विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मेटल बाय दिस प्रोसेस। तो हम लोग एनोड को जो लेते थे इम्प्योर मेटल लेते थे और कैथोड को प्योर मेटल लेते थे मेरे बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे? एक बैटरी कनेक्ट करते थे। तो बैटरी के यहाँ पर जो कनेक्ट होगा ये एनोड हो जाएगा हमारा, और ये जो छोटा वाला था ये कैथोड था। राइट, ये कैथोड था। ठीक है, ये मेरा माइनस, ये मेरा प्लस हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो इम्प्योर मेटल थे जब करंट पास करा लेते थे, जब इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा जल्दी से बताओ? इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बच्चे वही लेंगे जो हम लोग जिस मेटल को हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेने वाले हैं AgNO3। अगर हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लेते, कॉपर मेटल का रिफाइनिंग करते तो यहाँ पर हम लोग लेते कॉपर सल्फेट। लेकिन हम लोग सिल्वर की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिल्वर का साल्ट लेना पड़ेगा, तब ये रिफाइनिंग कंप्लीट होगी। ठीक, तो AgNO3 हम लोग ने इलेक्ट्रोलिटिक साल्ट ले लिया है। अब क्या होगा, जब हम लोग करंट पास कराएंगे मेरे बच्चों, तो इसमें से जो Ag होगा, जो सिल्वर होगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो लॉस करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? Ag+ आने लगेगा। ठीक, Ag+ आने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते जाते यहाँ पर आएंगे, ये कैथोड पे आ जाएगा। Ag+ जो सॉल्यूशन में Ag+ है वो कैथोड के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना लेगा। तो मतलब यहाँ से जो मेटल्स डिजोल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, वो कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? स्टिक हो जाएगा। मतलब कि इसके पास क्या हो जाएगा? ये थिक होते जाएगा। आफ्टर रिएक्शन, मतलब आफ्टर कंप्लीट ये प्रोसेस, ये मोटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ठीक है, ये थिक हो जाएगा और ये थिन हो जाएगा कुछ प्रोसेस के बाद। ठीक, और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो दो टाइप्स की इम्प्योरिटीज मिलेंगी, एक सोल्यूबल होगा, एक इनसोल्यूबल होगा। सोल्यूबल जो होते हैं मेरे बच्चों वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, और इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज होगा वो मड के फॉर्म में, यहाँ पर मड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड मड। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं मेरे बच्चों? क्या पूछ रहा है ये? सजेस्ट ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। अब बताओ मुझे, मैंने क्या बोला आपसे? जो मेटल्स का रिफाइनिंग हो रहा है, जो हमें मेटल साफ सुथरा चाहिए, उसी का हमें साल्ट लेना है मेरे बालक। ठीक है, क्या लेना है? साल्ट लेना है। तो क्या यहाँ पर मैं कॉपर सल्फेट लिखूंगा? नहीं सर। तो पहला आंसर ये हो गया था। दूसरा हम लोग लिखेंगे AgNO3 हम लोग इलेक्ट्रोलाइट चूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो मेटल का रिफाइनिंग हो रहा है उसी का हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड वाला क्या पूछ रहा है। इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर।
कहाँ हम लोग प्योर सिल्वर फाइंड करेंगे, जल्दी से बताओ। आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए, ये प्रोसेस होने लगा, तो हमें कहाँ मिला प्योर मेटल, जल्दी से बताओ। सर आपने बताया कि यहाँ पर जो मोटा एनोड था, इम्प्योर एनोड था, इसमें से Ag डिजोल्व होने लगा सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद क्या हुआ मेरे बच्चों, ये क्या गया यहाँ पर एक्युमुलेट होने लगा, कहाँ पर, कैथोड पे। तो कैथोड पे धीरे धीरे क्या होने लगा, ठीक होने लगा। तो कहाँ पर प्योर मेटल आपको मिल रहा है, सर कैथोड पे। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है आपको, सी पे लिखना है प्योर मेटल फाउंड एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पे हमें क्या मिलेगा मेरे बालों को, प्योर मेटल मिलने लगेगा। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना दूं तो थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहना और अच्छे से रिवाइज करना। मैं इसको फिर से बता देता हूं आपको। ठीक है, आपको ऐसी सुंदर डायग्राम बनाना है, ये ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक मोटी सी, जो मेटल बोला है सिल्वर की मोटी सी लेनी है, जो कि इम्प्योर होगा, इम्प्योर होगा। कौन, Ag सिल्वर, उसकी मोटी सी रॉड बनानी है। ठीक, अब ये पतली वाली जो होगी मेरे बच्चों, ये क्या होगा, ये प्योर होगा। प्योर यहाँ पर रख देना साइड में, प्योर Ag। ठीक, अब क्या करना है आपको, ऐसा इसको बिहेव कराना है जो इम्प्योर वाला हो वो एनोड की तरह काम करे। तो एनोड की तरह काम कैसे करेगा, यहाँ पर हम लोग एक बैटरी लगाएंगे। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल देंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, जल्दी बताओ क्या ये अब काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा मेरे बच्चों, और ये कैथोड की तरह काम करेगा। जल्दी से बताओ काम करेगा कि नहीं, हाँ जी सर काम करेगा। ठीक है, अब क्या सीन हो रहा है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला ये पूछेगा कि आपको प्योर कौन सा जो मटेरियल लेना है, प्योर मटेरियल किसको चूज करना है और इम्प्योर किसको चूज करना है। तो मेरे बच्चों जो प्योर होगा, पहले इम्प्योर जो होगा, जो इम्प्योर मटेरियल लेना है आपको, कौन सा लेना है, एनोड वाला। इम्प्योर जो होगा वो होगा एनोड, टेकन एज एनोड। ठीक है, और क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें, जो प्योर मटेरियल होगा उसे कैथोड की तरह ट्रीट करवाना है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है, जिस भी मेटल का आप रिफाइनिंग कर रहे हो, उसका आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, इलेक्ट्रोलाइट्स साल्ट्स लेने हैं, जिससे वो रिएक्शन फर्दर आगे कर पाए। अगर आप दूसरा कोई लेगे तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने सिल्वर लिया है तो मुझे सिल्वर साल्ट लेना है, तो यहाँ पर कौन सा साल्ट लोगे आप, जल्दी से बताओ। AgNO3, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, AgNO3 यहाँ पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं AgNO3। ठीक है, ये पूरे सॉल्यूशन जो कि किसके फॉर्म में होगा, Ag+ और किसके फॉर्म में होगा, NO3-। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है आपको। फोर्थ पॉइंट में आप ऑब्जर्व कर क्या देखेंगे, जब हम करंट को ऑन करेंगे, करंट को ऑन करने के बाद मेरे बच्चों जो इम्प्योर होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एनोड की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, एनोड की बात करेंगे। एनोड, आपको अगर याद नहीं होता है कि एनोड पे रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो आप एक चीज याद कर सकते हो, चल राहुल घर। C फॉर चल, R फॉर राहुल और G फॉर घर। चल राहुल घर
और AOL आकाश ओपन लॉक, मतलब मैं राहुल के घर पे जा रहा हूं अपने दोस्त के साथ, ठीक, और राहुल का जो घर है वो बंद है, ठीक है, तो चल राहुल के घर, मतलब मेरा फ्रेंड बोल रहा है मुझे चल राहुल के घर, आकाश ओपन लॉक, मतलब लॉक था तो मुझे बोला कि आकाश लॉक ओपन कर, मतलब खोल दे, ठीक है, वहां पर डोर होना चाहिए था लेकिन लॉक लिखा है, कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। तो एनोड पे मेरे बच्चों क्या लेना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि यहां पर जब Ag था मेरे बच्चों, इम्प्योर Ag था, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये Ag प्लस नहीं बन जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाक से बताओ मुझे। हाँ जी सर बन जाएगा, आप सही बोल रहे हो। तो मैं बोला जब Ag प्लस बन जाएगा तो क्या ये सोल्यूशन में नहीं आ जाएगा, सोल्यूशन में सारे Ag प्लस डिजोल्व होते जाएंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा मेरे बच्चों, एनोड पे क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ, एनोड पे क्या हो रहा है, Ag प्लस कैसे बन रहा है एनोड पे, मतलब सॉल्यूशन में Ag था ना, तो क्या हो रहा है एनोड पे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब जाके एनोड पे Ag था, ठीक। अब बात कर रहे हैं कैथोड के बारे में, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, ये Ag टूट के यहां पर आ रहा है, मतलब कि Ag प्लस जो था एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा मेरे बच्चों, Ag बना देगा, जल्दी बताओ। तो ये बताओ, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक यहाँ पर ये थीन मेटल ना हो जाए, यहाँ पर Ag खत्म ना हो जाए, ठीक। तो ये Ag जो है मेरे बच्चों यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होगा, फिर ये कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा, ये जो होगा ये थिक हो जाएगा, ये जो मटेरियल होगा, ये जो रॉड होगा, ये जो स्ट्रिप होगा, ये थिक फॉर्म में दिखेगा आपको, मतलब ये थिक हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। और ये क्या हो जाएगा, ये थीन हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? तो आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको फाइनली प्योर मेटल कहां मिल रहा है, कैथोड पे या एनोड पे, तो आपका आंसर होना चाहिए प्योर मेटल फाउंड एट कैथोड। प्योर मेटल कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है, प्योर मेटल कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हमें क्या लेना है, इम्प्योर मेटल का एनोड लेना है और प्योर मेटल का कैथोड लेना है, ठीक। किसका लेना है, जो सिल्वर की मतलब जो मेटल का हम लोग रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक। बैटरी लगानी है, एनोड कैथोड पता चल गया, ठीक। अब क्या करना, इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना है, जिस मेटल का हम लोग रिफाइनिंग कर रहे हैं, ठीक। तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। फिर उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्योर मेटल होगा वो कैथोड पे फाइंड होगा, मतलब प्योर मेटल जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलने वाला है, ठीक। यही होता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ने रिफाइनिंग्स ऑफ मेटल्स के ऊपर डिस्कस किया था, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स के ऊपर डिस्कस किया था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछना चाहता है ये है कि जो मेटल सल्फाइड होते हैं और मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, पहले हम उसे क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्यों ना डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार देखते हैं हम लोग। Why should the metal sulfide and carbonates be converted to metal oxide in the process of extractions of metal from them? तो इसका आंसर साफ साफ है मेरे बच्चों। पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, पहले हम लोग मेटल सल्फाइड को, मेटल कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ब्रीफली, इसको पढ़ना, जो कि आपको ऐसा ही लिखना है से बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बोल के तो बता नहीं सकते ना, तो बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज ईजियर एज कंपेयर टू इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट सोर्स। क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड से हम इजीली क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल्स को एज कंपेयर टू कैल्शियम मतलब कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओर से। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेट का जो कार्बोनेट्स ओर होते हैं, जो सल्फाइड ओर होते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। आपको पता है कि काम जितना जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए, उसे हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, जनरली देखो क्या होता है, कुछ ओर्स ऐसे मिल जाते हैं कि फाइन हमें ऑक्साइड के फॉर्म में डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो हम इजीली काम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें अर्थ क्रस्ट पे जो ओर्स फाउंड हो गया, वो हमें कार्बोनेट फॉर्म की कार्बोनेट फॉर्म में मिल जाए और सल्फाइड फॉर्म में मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, तो उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस एंड रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोनेट्स और ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड। उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, किसके हेल्प से, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में, रोस्टिंग के, सर रोस्टिंग, हाँ वो वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग की हेल्प से ऑक्साइड थस ऑब्टेन आर कन्वर्टेड टू मेटल। उसके बाद हम लोग मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, देखो यहाँ पर चीज़ को देखना, कैल्सिनेशन अगर मैं पूछूं, कैल्सिनेशन किस में यूज होता था, कैल्सिनेशन किस में यूज होता था और रोस्टिंग किस में यूज होता था, जल्दी से बता दो। सर आपने बताया था कि जो सी है, हमें आइडिया लग जाए था कि सी और कैल्शियम कार्बन मतलब कार्बोनेट और जो होते थे, कार्बोनेट सी से स्टार्ट होता है और कैल्सिनेशन भी सी से स्टार्ट होता है। इससे मुझे रिकॉल हो जाएगा, जैसे बाई चांस देखो एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है, माइंड जो होता है प्रेशराइज होता है, थोड़ा जानते हो ना थोड़ा सा, तो इसीलिए कभी कभी भूल जाता है कि रोस्टिंग में क्या होता था और कैल्सिनेशन में क्या होता था। तो सी से आप याद कर सकते हो कि कैल्सिनेशन सी से स्टार्ट हो रहा है और कार्बोनेट जो हो रहा है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बोनेट्स और होते हैं, जितने भी कार्बोनेट्स और जो होते हैं, उसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं, और रोस्टिंग के लिए मेरे बच्चों जो होता है वो सल्फाइड जो सल्फाइड्स और होते हैं वो कौन से प्रोसेस से होता है, वो रोस्टिंग प्रोसेस से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, रिजॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं कि जब अगर हम सल्फाइड मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस से और रोस्टिंग प्रोसेस से अगर हम गुजर गए, उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, रिड्यूसिंग एजेंट लेते थे। कौन सा, याद करो जल्दी से, कार्बन लेते थे और एल्युमिनियम लेते थे। ठीक है, कार्बन और एल्युमिनियम से हम लोग क्या करते थे, रिडक्शन प्रोसेस करते थे। कौन सा प्रोसेस करते थे, रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर देखो रिडक्शन प्रोसेस करते थे, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, किसके हेल्प से, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और एल्युमिनियम। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे उसमें रिडक्शन प्रोसेस की जरूरत ही नहीं थी यार, क्योंकि वो क्या करते थे, वो खुद ही हॉट मतलब जब हमको हीट प्रोवाइड करते थे तो वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाते थे, खुद में मेटल प्रोड्यूस कर देते थे। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिव सीरीज होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, तो ये सब जो मेटल्स होते हैं मीडियम सीरीज वाले, वो क्या होते हैं, उनको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन और एल्युमिनियम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मैं सारा टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअली में क्या क्लास चल रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जो 11 है मेरे बच्चों, वो मैंने MCQ में भी करवाया था, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और देखो क्या चीज़ पूछ रहा है ये। ठीक है,
जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विथ एसिड, जो मेटल्स होते हैं एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है उसके तो हम लोग को क्या मिलता है 60 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाँ जी सर मिलता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है इज लाइब्रेटेड बट व्हेन मेटल्स एक्सेप्ट, मैंगनीज और मैग्नीशियम को एक्सेप्शन में रखा है, ट्रीट विथ HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है, उसके साथ अगर हम लोग मेटल्स को ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन इज नॉट लाइब्रेट। सर पागल हो गए हैं क्या? हमने तो पढ़ा था मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट देता है। आप कैसे बोल रहे हो कि एसिड से रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रिक एसिड भी तो एसिड ही है, रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा। हमने बोला कि भाई एनसीईआरटी थोड़ा बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो। सर मन तो कहीं और है, हमके वहाँ से हटाओ, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, वहाँ पर कोने में बॉक्स ब्रैकेट में बॉक्स बना के दिया होगा कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, इंस्टेंट उससे क्या करेगा ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्या होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। ये बेहतरीन चीज मतलब लिखा हुआ है वहां पर एकदम प्योरली। और ये भी लिखा हुआ है यहाँ एक्सेप्शन मैग्नीज और मैग्नीशियम एक्सेप्शन क्यों लिखा है? क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जब डाइल्यूट यानी वेरी डाइल्यूट HNO3 होता है, रिएक्ट करता है, वेरी डाइल्यूट HNO3 जब मैग्नीज और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस देता है। सर ये लोचा समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताओ। मैं बोला देख भाई यहाँ पर पढ़, पहले इसे रीड कर। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दिमाग में बैठा लेना, ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जब वो मेटल से रिएक्ट करता है, जब वो मेटल से रिएक्ट करता है किस रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या देता है हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण नाइट्रिक एसिड क्या होगा ऑक्सीडाइजेस, किसको ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन को, और किस में कन्वर्ट कर देगा वाटर में। समझ में आया क्या? हाँ जी समझ में आ गया, ठीक। एंड उसके बाद कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यहाँ पर देखो इटसेल्फ खुद को क्या करेगा रिड्यूस कर देगा। अरे यार ऐसा इंसान होना चाहिए, मतलब देखो ना खुद अपना मतलब लो पॉइंट मतलब उसके क्या बोलते हैं सामने वाले को आगे बढ़ाने के चक्कर में खुद रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। इट सेल्फ गेट्स रिड्यूसेस इन द डाइऑक्साइड है, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। समझ में आया क्या? खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन को क्या करता है वाटर में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स वाई दैट इज द मेन रीजन मेरे बच्चों HNO3 हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता, ठीक है। मजा आया कि नहीं? जल्दी से नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X और क्या बोला नेम द रिएक्शन, राइट डाउन इट्स रिएक्शन, ठीक है। नेम द रिएक्शन, ओके, राइट डाउन इट्स रिएक्शन। आपको ये बताना है मेरे बच्चों कि ये कौन सा रिएक्शन है, इसके इक्वेशंस लिखने हैं और आइडेंटिफाई X करो। X का नाम लिखना है। सर मजा ले रहे हैं? नहीं, यहाँ पर बोर्ड पे ये जो एनसीईआरटी में दिया उस X का नाम लिखना, कुछ और लिखोगे तो बेटा नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों आपको ये पता चल रहा होगा कि कंपाउंड जो X है और एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और रेलवे ट्रैक में यहाँ पर हिंट भी दे दिया है कि ज्वाइन रेलवे ट्रैक, मतलब कि जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं अगर वो टूट जाते हैं तो उसको ज्वाइंट करने में हेल्प करता है, इतना हिंट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो X होगा मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, जो A का आंसर होगा क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। Fe2O3 जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। सर मार्कर चेंज करिए, दिख नहीं रहा है, सॉरी मैं चेंज कर दे रहा हूँ मेरे बाल को, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड क्या बोलेंगे इसको? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। सर आपको कैसे पता फेरिक ऑक्साइड? हम X की जगह कुछ और लिख दिए तब। तो मेरे बच्चों ये बताओ
यहाँ पर 2-3 लॉजिक यूज हो रहा है। पहले तो रेलवे जो रेलवे की पटरियाँ टूट जाती हैं, कुछ ऐसा मेटल यूज करना है जो कि उसको वापस स्ट्रॉन्ग बना दें, ठीक है। तो मेटल्स जो आयरन है तुम्हें पता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, एक यहाँ से आइडिया लगता है। दूसरा आइडिया ये लगता है कि हमें ऐसा रिएक्शन बैलेंस करना है कि आसानी से डिस्प्लेस कर दें। क्या बोल रहे हो सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से बताओ। मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, मुझे ऐसा ऑक्साइड लेना है जिससे एल्युमिनियम इजीली डिस्प्लेस कर दें, ठीक है। तो यानी एल्युमिनियम से हमें कम रिएक्टिव मेटल लेने हैं, ठीक है। इससे आइडिया थोड़ा थोड़ा क्रिएट हो रहा है। स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए मेटल और रिएक्टिव कम होना चाहिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो ये मैंने ले लिया FeO2, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी में दिया गया है रिएक्शन, इसीलिए बोल रहा हूँ रिकॉल कर लो। सारे एनसीईआरटी रिवाइज हो जा रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रिवाइज हो जा रहा है, PYQ रिवाइज हो जा रहा है। और वही क्वेश्चन मैंने उठाया है जहां पर आपको सोचना पड़े, जहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो, ठीक है। चलो अब बी क्या पूछ रहा है? बी ये पूछ रहा है मेरे बच्चों, नेम द रिएक्शन। तो रिएक्शन का नाम है मेरे बच्चों थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था? रिडॉक्स रिएक्शन भी होता था। अभी हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन भी आपको दिखेगा। और ये क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि एक्सोथर्मिक? सर ये बताओ मुझे। सर मैंने देखा है कि जब रेल की पटरियाँ जोड़ती है तो वहाँ से बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। तो मैंने जल्दी से बताओ मुझे कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक है? तो मेरे बच्चे वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इतना सारा चीज बता दे रहा हूं। अब ये बता दो कौन सा रिएक्शन है? सर ये तो आपने लिखा है कि थर्माइट रिएक्शन। मेरे बच्चों ये रिएक्शन का नाम है, लेकिन हो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? जल्दी से बताओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कौन सा रिएक्शन? जल्दी से बता देना, ये आपको बताना है, ठीक है। अब सी का क्या पूछ रहा है ये? राइट डाउन इट्स रिएक्शन, इक्वेशन के फॉर्म में इसका रिएक्शन लिखना है, ठीक। चलो लिखते हैं हम लोग, आप और हम दोनों मिलके लिखेंगे। जल्दी से बता दो। Fe2O3 ले लिया सर, ये हमारा सॉलिड होगा, ओके सर। एल्युमिनियम लेंगे, ये भी सॉलिड होगा, ठीक है सर। अब रिएक्शन होने के बाद क्या होगा मेरे बच्चों? यहाँ पर क्या होगा, क्या फॉर्म होगा? जल्दी बताओ। Al2O3 फॉर्म होगा, एल्युमिनियम की ऑक्साइड प्लस आयरन फॉर्म होगा लिक्विड के फॉर्म में, प्लस हीट रिलीज होगा, ठीक। ये रिएक्शन था मेरे भाई, ठीक है। सॉलिड, ये लिक्विड, ठीक। क्या ये बैलेंस है? सर बैलेंस कर दो ना सर, प्लीज सर, बैलेंस कर दीजिए ना। गधे, अभी तुमको बैलेंस करने नहीं आया है। देखो पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करते हैं। यहां पर कितना है? आयरन 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो इसको 2 बैलेंस कर दिए, ठीक है। एल्युमिनियम कितना है? यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1, ये भी बैलेंस हो गया। नॉन मेटल्स नाबा, ऑक्सीजन पे चलते हैं। यहाँ पर कितना है? 3, ठीक। यहाँ पर कितना है? 3, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है, बैलेंसिंग देखना है, केमिकल इक्वेशन देखना है, स्टेट मेंशन कर दे रहे और अच्छी बात है, ठीक है। सारा चीज़ इसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेहतरीन होगा और टीचर अच्छे से नंबर भी दे देगा, ठीक है। पॉइंट वाइज अगर उसको कंफ्यूज किए तो डायरेक्ट काट देगा, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखोगे शायद बेटर होगा आपके लिए। फटाक से चेक करेगा, ये लो भाई 1 नंबर, ये लो, ये भी चेक करेगा 1 नंबर, ये लो 1 नंबर, टोटल 3 नंबर ले लें, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आपने देखा रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बता दो मेरे बच्चों, बता दो, जल्दी से बताओ। यहां पर देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो क्या इसे हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं? यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या हम इसे क्या बोल सकते हैं? जल्दी बताओ। रिडक्शन बोल सकते हैं?
अरे मेरे बालकों, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो जाए उसी के तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते थे। हाँ जी भैया बोलते थे। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन प्रूफ हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। सर एक्जोथर्मिक भी बता दीजिए ना, एक्जोथर्मिक ये भी बता दीजिए। मैं बोला मेरे बच्चों रिएक्शन के बाद ये हीट की साइन दिख रही है? मैंने हाँ सर दिख रही है। तो मेरे बच्चों हीट की साइन ही बता रहा है कि यहाँ पर हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो हीट अगर रिलीज होता है तो हम लोग एक्जोथर्मिक प्रोसेस लिखते हैं। अगर हम हीट दे रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक लिखते थे। ठीक है, आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लास्ट पॉइंट था एनसीईआरटी का, लेकिन हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करने वाले। ठीक है, चलो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोल रहा है ये, जल्दी से बताओ। सर ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, बस लिखा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है कि व्हेन ए मेटल एक्स इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर इट गिव्स ए बेसिक साल्ट वाई। अरे सर ये एक्स वाई के चक्कर में मुझे क्यों घुमा रहे हो? ठीक है, मैं बोला मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो क्या वहाँ बोलोगे, एक्सक्यूज दोगे? चलो यहाँ पर देखो, व्हेन ए मेटल एक्स इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर, देखो यहाँ पर हिंट दे दिया आपको। अब ये हिंट जिसको पता नहीं रहेगा वो तो डायरेक्ट रिएक्ट करा देगा कि हाँ मेटल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से। कौन सा मेटल रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से? अगर उसको वो पता ही नहीं रहा तो क्या वो रिएक्शन लिख पाएगा? नहीं सर, बात तो सही बोल रहा, नहीं लिख पाएगा वो। ठीक है, ठीक है। इट गिव्स ए बेसिक साल्ट वाई। कौन सा साल्ट दे रहा है? वाई साल्ट दे रहा है विथ ए मोलिकुलर फॉर्मूला XOH, मतलब कोई हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला दे दिया है जिसका मोलिकुलर मास क्या है मेरे बच्चों? 40। तो मेरे बच्चों 40 से हिंट थोड़ा सा लग सकता है, हमको आइडिया लग सकता है। दो आइडिया दे दिया कि पहला तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और दूसरा रिएक्ट करने दूसरा मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया 40 है। एंड लाइबरेटेड ए गैस जिसको हम लोग जेड का नाम से जानते हैं, विच इजिली कैच फायर, जो क्या कर रहा है? फायर में यूज, मतलब कि आसानी से आग पकड़ ले रहा है। ठीक है, इजिली कैच फायर। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, आल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो मेरे बच्चों यहां से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्यों, देखो यार XOH दिया है। ठीक, वैसे तो आपको देख के क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि कोल्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। सॉरी, कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट करता था कैल्शियम और सोडियम रिएक्ट करता था, लेकिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। यानी उसका मास जो होगा, उसका मास होगा 40 के नियर अबाउट होगा। ठीक, लेकिन सोडियम का कितना होता है? जल्दी से बताओ। सोडियम का सर 11 होता है। 11 यानी इसका दूनी 23 जो होगा इसका एटॉमिक मास होगा, है कि नहीं? मोलिकुलर मास जो होगा, मोलिकुलर मास सॉरी एटॉमिक मास जो होगा उसका 23 होगा। समझ में आ रहा है? तो 23 यानी 23 और इसका कितना होगा? 8 दूनी 16, 23 और 16 कितना हुआ? 39। 39 और एक हाइड्रोजन का 40, तो 40 आया ना। यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि सोडियम है। लेकिन हम लोग ये तो हम लोग माइंड से खेल लिए ना, लेकिन अब हम लोग पेन से खेलेंगे, ये मार्कर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x को हम लोग a मान लिए। ठीक, x को हम लोग a मान लिए। अब इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर x को a माने प्लस ऑक्सीजन को एटॉमिक मास क्या होगा? तो 8 दूनी 16, 16 ये हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। ठीक, और टोटल कितना दिया है? 40। ठीक, अब ये कितने हो गए? 17, 40 यहाँ पर -17 और ये। सर आपका मैथ बहुत अच्छा है। हाँ, मैं एपी भैया पढ़ता हूँ ना, इसलिए मेरा मैथ अच्छा है। ठीक है, चलो 40 में से 17 माइनस गया, कितना बचा? जल्दी से बताओ। ये 10 है, 10 में से 7, ये 3। ठीक, 3, तो यहाँ पर कितना हुआ? 3, तो ये 2, 23। तो ये 23 जो है एटॉमिक मास किसका था? क्या ये सोडियम का है? Na। यस सर, ये सोडियम का है। ठीक है, सोडियम। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो X मेटल है वो हमारा क्या है? सोडियम है। तो X इज, यहाँ पर लिखेंगे X इज सोडियम Na। ठीक, और Y क्या है? बेसिक साल्ट Y।
ठीक है, विथ मोलिकुलर फॉर्मूला XOH, जो बेसिक साल्ट फॉर्म कर रहा था NaOH फॉर्म कर रहा था। Y जो है मेरे बच्चों वो क्या है, NaOH, NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़ो, चलो। एंड लाइब्रेटेड ए गैस, एक लाइब्रेट गैस हो रहा है विथ इजीली कैच फायर, जो कि आग पकड़ ले रहा है। आग कौन सा गैस पकड़ता है, जल्दी से बताना सर, हाइड्रोजन गैस। हाँ, तो यहाँ पर जेड जो हो जाएगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। समझ में आया क्या? रिएक्शन लिखने के लिए बोल दिया है, जल्दी से रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों सोडियम जो है मेटल है, रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से, वो H2O से, जो कि कोल्ड है। ठीक है, क्या देगा, बेस देगा, NaOH देता है, प्लस और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये एक्वस। क्या समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या? मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। कैसा लगा केमिस्ट्री? भाई मैंने बहुत बेहतरीन सेशन कवर किया है, सब आप लोग के प्यार से, आप लोग के दुलार से सेशन को देखिएगा और प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका भाई मेहनत करते रहे, आप लोग भी चाप के मेहनत करो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग जो भी काम करेंगे मेरे बच्चों दिल से करेंगे, और उम्मीद रखना आने वाले 2-3-4 सालों में हम लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे आप लोग के प्यार से कि कहने वाली बात नहीं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बोर्ड आने वाले हैं, पानी पीते रहना और खाना खाते रहना, कम खाना कम पानी पीना, लेकिन हेल्थी रहना। ठीक है, और अपना माइंड को कूल रखना, सारे चीज़ रिवाइज करना, PYQs लगाना, सैम्पल पेपर्स लगाना, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, छोड़ देना। ठीक है, जितना आपने पकड़ बनाया अपने सब्जेक्ट पे, याद रखना कि एक सब्जेक्ट से आप परसेंटेज नहीं ले पाएंगे, पांचों सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 5 ये क्या होता है, पांचों सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, याद है ना वो मैंने कहानी सुनाया था, एक लकड़ी को तो आप तोड़ लोगे, लेकिन अगर मैं लकड़ी की बंडल ला दूं तो तोड़ नहीं पाओगे। उसी तरह एक सब्जेक्ट से आप कुछ नहीं कर पाओगे, पांचों सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। सेशन को यही एंड करते हैं। ओके, बाय।